नमस्कार। तो हम समकालीन भारत में गरीबी से शुरुआत करते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हम स्वतंत्रता की बात इसमें कर रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात गरीबी की समस्या का अध्ययन गांवों तथा शहरों में गरीबी के शिकार सामाजिक वर्गों, जातियों और समूहों के संदर्भ में किया जा सकता है। इस समस्या की विकरालता और ग्रामीण तथा शहरी गरीबी के संबंध की दृष्टि से भी चर्चा की जा सकती है। ग्रामीण और शहरी गरीबी। हम ग्रामीण और शहरी गरीबी के बारे में बात करते हैं। भारत में बड़ी संख्या में लोग घोर गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं। गरीब शहरों में भी हैं और गांवों में भी हैं। गांवों में ये गरीब छोटे किसान, खेतीहर मजदूर, ये गरीब बता रहे हैं कि गांव में किस तरह के गरीब होते हैं। जैसे छोटे किसान, खेतीहर मजदूर, कारीगर और शिल्पकार हैं। ये लोग मुख्यतः अनुसूचित जातियां, जनजातियां तथा दूसरी पिछड़ी जातियों के हैं। इनमें ये बता दिया गया है कि पिछड़ी जातियां, ये जो गरीब हैं ये कौन कौन है। तो ये पिछड़ी जातियां हो सकती हैं, अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं। शहरों में गरीब लोग आमतौर पर असंगठित क्षेत्रों में मजदूरी करते हैं या संगठित क्षेत्रों में कम आमदनी वाले कामों पर लगे हुए हैं। ऐसे बहुत से निर्धन लोग अर्धकुशल अकुशल मतलब होता है कोई चीज़ का उन्होंने कोई चीज़ सीखा नहीं है। अकुशल हैं, नए हैं। अकुशल, अर्धकुशल, नौसिखिया कह सकते हैं अर्धकुशल को, और कुछ कम वेतन वाली कुशल नौकरियों पर लगे हुए हैं। ये लोग कारखानों, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन तथा भवन निर्माण उद्योगों में आमतौर पर दिहाड़ी पर काम करते हैं। जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं, जो घर बनाते हैं, वो सारे इनमें बात की गई है जो शहरों में गरीब वर्ग हैं। इनमें से अनेक लोग अपने काम धंधे करने वाले भी हैं, जो अपने काम धंधे खुद करते हैं। जैसे रिक्शा चालक होते हैं, मोची खोमचे वाले, जो मोची वाले होते हैं, जूते करते हैं, चाय और बीड़ी सिगरेट बेचने वाले तथा भिखारी भी शामिल है। भारत के शहरों तथा कस्बों में ऐसे गरीबों की भी बहुत बड़ी संख्या है जो मलिन बस्तियों में रहते हैं या पटरियों पर रहकर जिंदगी काटते हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के गरीबों का जीवन बहुत कष्टपूर्ण है। संपत्ति के रूप में उनके पास बहुत कम या कुछ भी नहीं है। उनकी आमदनी और खर्च बहुत कम है। आमदनी भी बहुत कम होती है, इस प्रकार कह सकते हैं खर्च भी उनका बहुत कम ही है। उनकी मजदूरी बहुत कम है, जो उनको वेतन मिलता है वो भी बहुत कम है। उनमें से अनेक लोग बेरोज़गार हैं या छोटे मोटे रोज़गार करते हैं, जिसमें गरीबी की तकलीफ़ें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब रोज़गार ही नहीं होगा तो गरीबी की तकलीफ़ तो बढ़ेंगी ही। उनमें साक्षरता की दर बहुत कम है। स्वास्थ्य की देखभाल की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वह उनका कोई खास लाभ नहीं उठा पाते। जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए मिलती हैं वो लाभ उन्हें उठा नहीं पाते, क्योंकि इनसे ऊपर जो लोग होते हैं, थोड़े अमीर जो होते हैं या वो सारे लाभों को तो वही अपना उपयोग कर लेते हैं और उन्हें पेट भर खाना तक नहीं मिलता। जिन हालातों में वे रहते हैं वह किसानों के रहने लायक है ही नहीं। वह इंसानों के रहने लायक है ही नहीं जो बस्तियों में रहते हैं गंदी मंदी। तो इस प्रकार कह सकते हैं वो इंसानों के रहने के लायक नहीं है, लेकिन ये मजबूर हैं। तो इस तरह कह सकते हैं। इस पर भी शहरों तथा गांवों दोनों में संपन्न वर्ग उनका खूब शोषण और दमन करते हैं। शहरों में भी और गांव में भी जो अमीर वर्ग है उनका शोषण और दमन करते हैं। जैसे कि चित्र दिया गया है पीछे, इसमें वही बताया कि चित्र 12.1 में दिखाया गया है। शहरी तथा ग्रामीण गरीबी के रूप अलग अलग हैं। मतलब शहर में अलग गरीबी आपको देखने को मिलेगी, गांव में अलग देखने को मिलेगी। शहरों में जैसे मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, ऐसे लोग मिलेंगे, दिहाड़ी करने वाले मिलेंगे शहरों में। अब गांव में मिलेंगे जैसे किसान हैं, शिल्पकार हैं, मजदूर है, ये सारे लोग गांव में मिलेंगे। तो वही बता रहे हैं इसमें शहरी और ग्रामीण गरीबी के अलग अलग रूप हैं, किंतु अलग अलग होते हुए भी गरीबी का प्रभाव निर्धन वर्ग पर समान ही है।
प्रश्न है कि क्या गरीबी को दूर किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले हमें गरीबी के विस्तार का अध्ययन करना होगा कि गरीबी का विस्तार किस प्रकार हुआ, गरीबी बढ़ी किस तरह से, इसका अध्ययन करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जिसमें बताया गया था 12.1 में चित्र है, वो इसी चित्र की बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से में देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक होगी तो कैसे इसमें दिखाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण और शहरी गरीबी का विस्तार। भारत में गरीबी के विस्तार का अनुमान पोषणिक मापदंड के आधार पर लगाया गया है। पोषणिक मतलब खुराक, इंसान कितनी खुराक है, इंसान कितना काम करता है, इस आधार पर लगाया गया है। जिसमें केवल मनुष्य की काम करने योग्य क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक भोजन की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है, परंतु जीवन के न्यूनतम स्तर के लिए कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल जैसी बातें भी समान रूप से आवश्यक हैं। क्योंकि जिस प्रकार भोजन मनुष्य के लिए आवश्यक है, वैसे ये सारी चीज़ें भी मनुष्य के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए गरीबी का विश्लेषण करते हुए इन चीज़ों पर भी अवश्य ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसके अलावा भारत जैसे विकासशील देश में संपन्न वर्ग सभी आधुनिक सुविधाओं का आनंद उठाते हैं। जो संपन्न वर्ग हैं वो सभी चीज़ों का आनंद उठाते हैं जो आधुनिक हैं, तथा जग दिखावे वाले उपकरणों पर भी बहुत धन खर्च करते हैं। ऐसे कोई भी चीज़ है, फैशनेबल चीज़ है, मार्केट में आई नहीं कि तुरंत खरीद लिया, तो इस प्रकार कह सकते हैं जग दिखावे वाले उपकरणों पर भी धन खर्च करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ऐसी वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं जिनसे उनका आर्थिक और सामाजिक दर्जा बढ़ता है, अपना मतलब फेम बनाने के लिए कह सकते हैं। किंतु उन्हें खरीद पाना गरीबों के बस में नहीं है, बल्कि उनमें से अधिकतर लोग न्यूनतम आवश्यकताओं मतलब जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, न्यूनतम आवश्यकताओं तक पूरी नहीं कर सकते। जो बुनियादी चीज़ है, गरीब लोग उसको तक नहीं पूरा कर पाते। ये स्थिति व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं का परिणाम है। कि सामाजिक विषमता मतलब कि सबको समानता के आधार पर नहीं, सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग नौकरी से रिलेटेड हर एक अलग अलग विषमता जो है भारत में वो है। इसलिए गरीबी की समस्या के प्रति उचित दृष्टिकोण वही है जिसमें ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में संपत्ति, आय और खपत के खर्च के वितरण में विद्यमान विषमताओं को ध्यान में रखा जाए। इसमें यही बात की गई है कि किसी की जो वेतन है किसी की बहुत ही कम है, किसी की बहुत हाई है, तो ये इसी चीज़ में जो विषमता है, ये जो अलग अलग है, डिफरेंस है, इतना बड़ा गैप, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ को गरीबी का यही कारण है। क्योंकि किसी को तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, कोई इतना फालतू खर्च उड़ा रहा है अपने पैसे फालतू चीज़ों पर, तो उसी बात इसमें की गई है। आगे बढ़ते हैं। अनेक अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गरीब लोगों की संख्या और अनुपात के बारे में अनुमान लगाया है। आज जैसे कि ऊपर भाग 12.1 में बताया गया है कि गरीबी रेखा का निर्धारण उस आय स्तर के आधार पर किया जाता है, उस वेतन के आधार पर किया जाता है जिसे खपत का एक न्यूनतम स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा जाता है। उदाहरण के लिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को उसकी काम करने लायक क्षमता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 2250 कैलोरी देने वाले भोजन की खपत आवश्यक मानी गई है। कितनी इंसान को इतनी क्षमता, इतनी कैलोरी मिलनी चाहिए। यह एक मापदंड है जिसके आधार पर गरीबी रेखा तय की गई जाती है। ये इसी के आधार पर गरीबी रेखा तय की जाती है कि गरीब इंसान इतने कैलोरी ले पा रहा है या नहीं। ये एक मापदंड है कि इतना लेना ही चाहिए, हमारे आवश्यक मानी गई। ये एक मापदंड है जिसके आधार पर गरीबी रेखा तय की जाती है। हमारे देश में एक्सपर्ट ग्रुप ऑन प्रोपोर्शन एंड नंबर ऑफ पुअर के सुझावों के अनुसार अलग अलग राज्यों के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मापदंड अपनाए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अपने अपने अलग अलग मापदंड अपनाए जाते हैं गरीबी रेखा चेक करने के लिए। भारत में गरीबी के अनुमानों में भी अंतर दिखाई देता है।
इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि विशेषज्ञों ने अपने अनुमानों के लिए अलग अलग विधियां अपनाई हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो अपने अनुमानों के लिए अलग अलग विधियां अपनाते हैं कि किस से पता किया जा सकता है। दूसरा कारण ये है कि गरीबी के स्तर में उतार चढ़ाव आता रहता है, क्योंकि खराब कृषि पैदावार की अवधि में गरीबी का स्तर बढ़ जाता है। क्योंकि जब फसलें खराब हो जाती हैं तो गरीबी न कहीं किस ग्रामीण में या शहरों में भी की जाए, क्योंकि किसान तो सभी होते हैं, जो शहरों में भी होते हैं, गांव में भी होते हैं। उनमें जब फसल खराब हो जाती है तो गरीबी अधिक बढ़ जाती है और अच्छी फसल के समय इसमें गिरावट आ जाती है। परंतु इस तथ्य के बारे में सर्वसम्मति है कि गरीबों की संख्या 1960.61 में 13 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 1984 से 85 में 27 करोड़ लाख हो गई थी। मतलब इसमें बताया गया 1960 से 61 तक 13 करोड़ 10 लाख से बढ़कर इतनी सन में बढ़कर 1984 और 1985 तक में 27 करोड़ 30 लाख हो गई थी। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात भी काफ़ी अधिक है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। योजनाओं के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद कुल जनसंख्या में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात 40% है। मतलब आप मान सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिले 50 साल हो गए, उसके बाद भी 100 में से अगर 40% ऐसे लोग हैं जो भी गरीबी के नीचे रहते हैं, मतलब गरीब बहुत ही निर्धन लोग हैं। और फिर भी ग्रामीण गरीबों की संख्या शहरी गरीबों से 4 गुना ज़्यादा है। शहरों से अगर बात की जाए तो गांव के जो लोग हैं और ज़्यादा गरीब हैं। 1993 से 94 के दौरान ग्रामीण गरीबों की कुल संख्या 24 करोड़ 40 लाख थी, ग्रामीण की जो गरीबी थी, जबकि शहरी गरीबों की संख्या 7 करोड़ 60 लाख थी। यहाँ पे करोड़ पहुँच गई, यहाँ पे 7 करोड़ 60 लाख थी। ग्रामीण गरीबी का सीधा असर शहरी गरीबी पर भी पड़ता है, क्योंकि शहरी गरीबों में अधिकतर वह लोग होते हैं जो गांव छोड़कर शहरों में बसते हैं। ये लोग गांवों में गरीबी के कारण वहां से शहरों की ओर चले जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हेड काउंट रेशियो के संदर्भ में गरीबी की दर 1983 में 44.48% से 1999 में या 2000 में 26.10% तक घटित हुई। ये लगभग 8.5% अंकों की गिरावट 10 वर्षों के कालखंड अर्थात 1983 से 1993 से 94 में दर्ज की गई। इसमें आंकड़े बताए गए हैं कि कब कौन सा स्तर बढ़ा, कौन सा कब हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके पश्चात 1993 से 94 से लेकर 1999 से 2000 के बीच में 10% अंक की गिरावट हुई। कुल संख्या के रूप में गरीबों की संख्या 1983 में 323 मिलियन से 1999 और 2000 में 260 मिलियन तक घटी। मतलब इसमें यही बताया गया है कि कब बढ़ी कब घटी, सन के आधार पर बता दिया गया है। इसमें विभिन्न राज्यों तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इन आंकड़ों के संदर्भ में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों का प्रतिशत 1983 में 45.65% था और 1999 और 2000 में 27.09% दर्ज हुआ। जबकि शहरों में इसी काल में इसमें आंकड़े बता रखे हैं। अगर आपको आंकड़े समझ में नहीं, वैसे मैं आपको अगर इसमें 2-3 पॉइंट्स अगर आपके पास बुक होगी तो नोट्स बना लीजिएगा। 2-3 पॉइंट्स आप इसमें से निकाल लीजिएगा, क्योंकि हर सन तो याद रहेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर आपके पास बुक होगी तो आप इसके 2-3 पॉइंट्स आप कर लीजिएगा।
हाल के विद्वानों के बीच पर दर्ज हुए, जबकि शहरों में इसी काल में यह 40.79% से 23.62% दर्ज हुआ। हाल के विद्वानों के बीच एक मत है कि 1990 के दशक में गरीबी काफ़ी कम हो गई है। जैसे ये लाइन हुआ कि 1900 दशक में काफ़ी विद्वानों का एक मत है कि 1990 के दशक में गरीबी काफ़ी कम हो गई है। फिर भी कितनी कम, इस प्रश्न पर काफ़ी विवाद है कि इस पर भी पता नहीं चल पाया कितनी कम हुई। इसका कारण ये है कि एनएसएस के 55वें राउंड के नतीजे पहले के नतीजे से मेल नहीं खाते। इन्होंने अपना कुछ अध्ययन किया होगा, उस आधार पर इन्होंने ये बता रहे हैं 55वें या ऐसे। तो अगर आपके पास बुक होगा, वैसे मेन पॉइंट्स आप इसमें से कर लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आंकड़े इतना याद नहीं रह पाएंगे। उसी के आधार पर मैं आगे बढ़ती हूँ। ग्रामीण और शहरी गरीबों के स्वरूप और विस्तार का विश्लेषण किया गया है कि गांव में और शहर में असमान जो वितरण है, कह सकते हैं असमान जो गरीबी है, वो किस आधार पर है। तो अब उन पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा जिनसे ग्रामीण और शहरी गरीबों के स्वरूप और विस्तार का विश्लेषण होता है। किनमें विस्तार किस प्रकार हुआ। यहाँ जिन पहलुओं पर विचार किया जा रहा है वह हैं जिन पहलुओं पर विचार किया जा रहा है वह है संपत्ति का असमान वितरण। फर्स्ट लाइन आप ये कर सकते हैं, संपत्ति का असमान वितरण, खपत पे प्रति व्यक्ति व्यय कर ढांचा, संपत्ति पर अधिकार का ढांचा, निरक्षरता और स्वस्थ गरीबी के ढांचे में क्षेत्रीय असमानताएं। इसमें हम एक एक पॉइंट्स अभी अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, संपत्ति का असमान वितरण। आइए अब हम व्यक्तिगत आय में असमानता, जो वेतन है, व्यक्तिगत आय में असमानता के प्रश्न पर विचार करें, जो भारत में गरीबी के स्वरूप पर कुछ प्रकाश डालता है। विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों और प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा व्यक्तिगत आय के संबंध में लगाए गए अनुमानों से पता चलता है कि देश में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण है। यह बात इस तथ्य से भी सामने आती है कि उच्च स्तर तथा निम्न स्तर के लोगों की आय में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे मैंने भी बताया था कि अमीर लोगों की वेतन कितना है, गरीबों में कितना है, तो ये जो अंतर है कहीं ना कहीं गरीबी के कारण है। वही चीज़ में बताई गई है, बहुत बड़ा अंतर है। रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुसार 1953 से 54 में और 1956 से 57 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आय वाले 5% लोगों के हाथों में कुल आय का 17% हिस्सा केंद्रित था, जबकि कम आय वाले 20% लोगों के पास आय का केवल 9% भाग था। लेकिन शहरी क्षेत्रों में अधिक आय वाले 5% लोगों को कुल आय का 26% तथा कम आय वाले 20% लोगों की आय का केवल 7% भाग मिलता है। मतलब इसमें यह बता रखा है कि अगर टोटल कितनी है उसकी सैलरी है, तो उसमें से उसका कितना प्रतिशत उसको मिल पाता है, वही इस चीज़ में इसमें बात की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह ऊपर तथा निचले आय में वर्गों में आय का अंतर गांवों की अपेक्षा शहरों में अधिक है। साथ ही ये स्पष्ट है कि पिछले कई वर्षों में आर्थिक विकास के लाभ भी गांवों और शहरों के धनी लोगों ने हथिया लिए हैं। अन्य अध्ययनों में भी इस तरह की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो हम पढ़ते हैं, खपत पर प्रति व्यक्ति व्यय का ढांचा। गरीबों और अमीरों में खपत पर प्रति व्यक्ति व्यय के ढांचे में भी आर्थिक असमानता, गरीबी की व्यापकता तथा जीवन स्तर में अंतर का पता लगाया जा सकता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत पर औसत प्रति व्यक्ति व्यय वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के बावजूद शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले 40% तथा गांव में इस वृद्धि के बावजूद शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले 40% तथा गांवों में 5% कम वेतन वाले लोगों की हालत पूर्ण रूप से बिगड़ गई है। यह बात इस तथ्य से मालूम होती है कि पिछले अनेक वर्षों में खपत पर उनका वास्तविक खर्च कम हो गया है। दूसरी ओर अधिक आय वाले, अधिक वेतन वाले 5% और कम आय वाले 5% लोगों के व्यय के स्तर में अंतर धीरे धीरे बढ़ता
रहा है। ये विषमता गांवों की तुलना में शहरों में अधिक गंभीर रूप ले रही है। एनएसएस के 95वें राउंड के नतीजे के अनुसार 1999 और 2000 में घरेलू उपभोक्ता खर्च को अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति मासिक खर्च शहरी भारत में 1994 से 95 में दर्ज 486 की तुलना में 529 तक बढ़ गया है। ग्रामीण भारत में यह 281 तक बढ़ा है। इसमें रेट बताया गया है कितना प्रतिशत जो रेट बढ़ा है और घटा है। साथ साथ एनएस के आंकड़े दिखाते हैं कि बेरोजगारी ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में बढ़ी है। ये लाइन आप याद, अगर आपके पास बुक होगी तो नोट कर लेना। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है। ये स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के फायदे को अमीर लोगों ने हथिया लिए हैं। जो चीज़ें गाँवों के लिए या अन्य लोगों के लिए, जो गरीब वर्ग है उनके लिए बनाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं अमीर लोग उसको हथिया लेते हैं। दूसरी ओर कम आय वर्ग, जिनकी कम वेतन होता है, वर्गों का जीवन स्तर या तो स्थिर ही रह जाता है या और भी खराब हो जाता है। ये स्पष्ट है कि आर्थिक प्रगति के लाभ अमीरों ने अपने झोली में डाल लिए हैं। इसके विपरीत पिछले वर्षों से कम आय वाले वर्गों का जीवन स्तर या तो वही का वही है या उसमें और अधिक गिरावट आई है। मतलब इसमें इसी बात का जिक्र किया गया है कि जो भी चीज़ें बनाई, जो भी चीज़, नियम कानून जो भी आते हैं, जो भी लाभ होते हैं गरीबों को देने के लिए, कहीं ना कहीं अमीर लोग उसको हथिया लेते हैं। और जो गरीबों का स्तर है या तो उनका वैसे ही रहता है, ठीक तो वैसे भी नहीं होता स्तर, या तो वैसे ही रहता है या तो और भी डगमगा जाता है और भी खराब हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। संपत्ति पर अधिकार का ढांचा। संपत्ति पर उनका अधिकार किस प्रकार है? तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संपत्ति पर अधिकार के ढांचे से भी भारत में गरीबी की व्यापकता का अनुमान लगाया जा सकता है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों के पास बहुत कम या ना के बराबर संपत्ति है। भूस्वामी, लैंड ओनरशिप, जो भूमि के स्वामी हैं, भूस्वामित्व की संरचना को देखने से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का वितरण बहुत ही असमानतापूर्ण है। मतलब किसी के पास तो इतनी सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारी, और किसी के पास तो बिल्कुल भी नहीं। तो वही चीज़ इसमें बात की गई है, असमानतापूर्ण है। 1950 के दशक में भूस्वामित्व संबंधी आंकड़े बताते हैं, 1950 के दशक के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जनसंख्या के 47% लोगों के पास या तो भूमि थी ही नहीं या 1 एकड़ से भी कम थी। 47% लोगों के पास, जो कुल भूमि साधनों का केवल 1.38% के लगभग थी। सरकार ने कई भूमि सुधार उपाय अपनाए। सरकार कानून लेकर आए, भूमि सुधार उपाय लेकर आए, जिसमें भूमि को, जिनके पास ज़्यादा भूमि, उनके दस्तावेज मांगे गए कि मतलब बराबर उसमें बांटा गया। परंतु भू संपत्ति के कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित रहने की स्थिति वास्तव में नहीं बदली। मतलब सरकार भूमि सुधार भी लेकर आई, लेकिन फिर भी वो जो अमीरों के पास जो धन है, जो ज़मीनें हैं, वो उन्होंने कहीं गई नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं चुपके से कहीं ना कहीं इंतज़ाम कर रखा है। तो वही कह रहे हैं, परंतु भू संपत्ति की कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित रहने की स्थिति वास्तव में नहीं बदली। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की मतलब नेशनल सैंपल सर्वे हुआ इसमें 1971 और 72 के लिए 26वीं रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2% ग्रामीण परिवारों के पास करीब 23% भूमि थी, जबकि लगभग 45% परिवारों के पास केवल 2% भूमि थी। तो इसमें देख सकते हैं 23% के पास कितनी भूमि थी और 45% परिवारों के पास 2% की भूमि थी। इसके अलावा कुछ समय बाद के अध्ययनों से यह तथ्य भी सामने आया कि 1961 और 1981 के बीच 2 दशकों में कुल कामगारों की संख्या में काश्तकारों का अनुपात 52.3% से घटकर 41.5% रह गया, जबकि खेतिहर मजदूरों का अनुपात 17.2% से बढ़कर 25.2 हो गया। मतलब जो मज़दूर हैं उनकी कहीं ना कहीं संख्या बढ़ी है गरीबी के स्तर में। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण लोगों का दरिद्रीकरण बढ़ता गया। दरिद्रीकरण मतलब कि और ज़्यादा गरीबी
और और भी ज़्यादा निर्धन हो गए। दरिद्रीकरण बढ़ता गया और 1983 से 1999 और 2000 के काल में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक बल पर व्यक्तियों का प्रतिशत 1983 में 66.5% से और 1999 और 2000 में 6.8% तक घटा। बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी और अधिक बढ़ती नज़र आ रही है। तो इसमें यही बात की गई है कि इस प्रकार जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लोग इधर से उधर जाना शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं शहरों में की ओर प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार गरीबी बहुत बड़ी समस्या है अभी भी। तो शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग पटरियों पर जीवन बिताते हैं। जो गांव से लोग शहरों में आ जाते हैं, जिनका कुछ खाने पीने कुछ नहीं होता, तो वो बेचारे अपना कहीं ना कहीं कह सकते हैं लोग पटरियों पर जीवन बिताते हैं, जिनके पास बहुत कम संपत्ति है या बिल्कुल भी नहीं है। मलिन बस्तियों में रहने वालों के ढलते हुए मकान और अस्थायी ठिकानों, मतलब स्थायी नहीं है कि घर बना हो, अस्थायी ठिकानों पर बनाई गई झोपड़ियां शहरी गरीबी के जलते हुए उदाहरण हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 66% परिवार एक कमरे वाले मकानों में रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 1981 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 73% परिवार दो या दो से कम कमरों वाले घरों में रहते थे तथा 1991 में यह थोड़ा सा घट के 71% दर्ज हुआ। राष्ट्रीय भवन संगठन का अनुमान है कि देश में 1971 में 1,45,00,000 मकानों की कमी थी, जबकि 1977 में ये संख्या बढ़कर 1,67,00,000 हो गई। मकानों की कमी। दूसरी ओर शहरी जनसंख्या के संपन्न वर्ग की संपत्ति में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। शहरी जो जनसंख्या है उनमें जो संपत्ति है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए अधिक वेतन के 20 बड़े औद्योगिक घरानों की संपत्ति 1963 और 64 में 1,346 करोड़ रुपए से बढ़कर 1985 में इस प्रकार पे करोड़ रुपए हो गई। स्पष्ट है कि संपत्ति पर अधिकार के ढांचे की दृष्टि से गांवों तथा शहरों में गरीबी की गहराई बढ़ रही है। कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं या बिचौलिए होते हैं, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेते हैं कि खुद तो एक उनके पास एक पावर होती है और उसके बाद भी वो आगे बड़ी बड़ी अपनी दुकानें कारखाने बड़े बड़े लगा लेते हैं, जिससे और अमीर गरीब होने का तो उनमें कोई वही नहीं होता, अमीर से अमीर होते चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं निरक्षरता और स्वास्थ्य पर विचार करते हैं। शिक्षा की सुविधाओं पर ध्यान दें तो हमें दिखाई देता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब लोग ही अनपढ़ हैं। चाहे शहर में देखा जाए चाहे गांव में देखा जाए, गरीब लोग ही अनपढ़ हैं। 1981 में भारत की लगभग 64% आबादी अनपढ़ थी। निरक्षरता की दर ग्रामीण क्षेत्रों में 70% और शहरी क्षेत्रों में 43% थी। गरीबी की, अनपढ़ता की कह सकते हैं। 70% लोग शहरों में नहीं, गाँव में, और इतनी प्रतिशत शहरों में अनपढ़ थे। 1991 तथा 2001 में निरक्षरता दर 48% से 34% दर्ज हुई। 1951 में दर्ज 30 करोड़ से बढ़कर निरक्षरों की कुल संख्या भी 1981 में 43 करोड़ 80 लाख हो गई। इस सन के अकॉर्डिंग सारा कुछ बता दिया है इसमें, तो अगर आपके पास बुक होगी तो आप कर लीजिएगा। मैं आपको पढ़ के समझा देती हूँ। जहाँ तक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का प्रश्न है, 55% ग्रामीण जनसंख्या के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। शहरों में भी गरीब लोगों के लिए महंगी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा पाना कठिन है। मतलब महंगी महंगी दवाइयाँ या महंगी महंगी हॉस्पिटल्स की जो लाभ है वो नहीं उठा सकते गरीब लोग। साक्षरता और स्वास्थ्य से वंचित रहना दोनों ही रहन सहन की ऐसी परिस्थितियों को जन्म देते हैं जो गरीबी को प्रतिबंधित करती है। तो इसमें यही बात है कि चाहे अगर आप इंसान कोई भी इतना समझदार इंसान है
कोई भी इंसान होगा, अगर वो गरीब है तो उसको खुद ही पता होगा कि मैं बड़ी हाई चीज़ें नहीं ले सकता, मुझे अपना कम में ही गुजारा करना पड़ेगा। चाहे डॉक्टरी की हो, चाहे शिक्षा की बात हो, शिक्षा में भी वो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर पाएगा अमीर लोगों के मुकाबले, बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं ले पाएगा। तो वही कह सकते हैं, तो कोई भी इंसान, तो आम इंसान भी सब समझता है कि अगर वो उसके निर्धन है, अनपढ़ता है, तो वो कहाँ कर पाएगा। तो आगे पढ़ते हैं, गरीबी का क्षेत्रीय ढांचा। भारत में गरीबी का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अलग अलग क्षेत्रों, शहरों और कस्बों में इसका विभिन्न विस्तार भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है। 1981 में सबसे अधिक शहरी गरीबी उत्तर प्रदेश में थी। कब? 1981 में सबसे अधिक शहरी गरीबी उत्तर प्रदेश में थी, जहाँ की कुल शहरी आबादी का लगभग 40% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे था। सबसे कम गरीब हरियाणा में थे, जहाँ 17% शहरी आबादी गरीब थी। 1983 में उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में 50% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, और 1999 और 2000 तक तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल ने अपने गरीबी अनुपात को आधे से कम किया। परंतु बिहार तथा उड़ीसा सबसे गरीब राज्य बने रहे। कौन? बिहार और उड़ीसा, जिनका गरीबी अनुपात 47% तथा 43% दर्ज था। 1999 और 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक ग्रामीण बिहार तथा उड़ीसा हैं, तथा शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में सबसे गरीब राज्य उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा बिहार है। देश की कुल शहरी जनसंख्या का 5वां हिस्सा मलिन बस्तियों या अस्थायी ठिकानों पर बने मकानों में रहता है। 1970 के दशक में देश के अधिकतर शहरों की जनसंख्या का 20 से 30% भाग मलिन बस्तियों में रहता था। दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में भी यही स्थिति थी। शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली द्वारा 1989 में प्रकाशित लेख में बताया गया कि महानगरों में कलकत्ता, मुंबई में 1981 में मलिन बस्तियों में रहने वालों की संख्या सबसे अधिक थी। इन दोनों नगरों में यह संख्या क्रमशः 30 लाख से 30,000 और 28 लाख से 30,000 थी। मतलब इन सारे शहरों के बारे में इसमें बताया गया कितने ज़्यादा थी। 21वीं सदी के प्रारंभ में भी महानगरों में मलिन बस्तियों के विस्तार में कमी आती परिलक्षित नहीं होती। मतलब कमी नहीं आ रही कि कम हो रहा है, शहरों में मलिन बस्तियां, गंदी बस्तियां जो हैं ये बढ़ रही हैं और लोग आ रहे हैं शहरों में। तो आगे बढ़ते हैं, शहरी और ग्रामीण गरीबी के बीच संबंध। बस ये पॉइंट्स हम करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसा माना गया है कि भारत में गरीबी की समस्या मुख्यतः ग्रामीण गरीबी की समस्या है। 7वीं योजना के अनुमानों के अनुसार 1984 से 85 में देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले कुल 27 करोड़ 30 लाख लोगों में से लगभग 22 करोड़ 20 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे, जबकि शहरों में ये संख्या केवल 5 करोड़ थी। 1999 और 2000 में एनएसएस के अनुमान के अनुसार ग्रामीण गरीबों का हेड काउंट रेशियो 27.1% है, जबकि शहरी गरीबों का 23.6% है। इसके अतिरिक्त ऐसा कहा गया है कि भारत में गांवों के गरीबों की संख्या बढ़ने से ही वहां के लोग शहरों के गरीबों में बदल जाते हैं, और ये दोनों प्रकार के गरीब मूलतः एक ही वर्ग के हैं। बड़ी संख्या में गांवों के गरीब शहरों में चले जाते हैं, क्योंकि गांव के लोग शहर में जाएंगे जब गरीबी बढ़ेगी तो, क्योंकि गांवों में काम नहीं मिलता और शहरों व कस्बों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। बड़े शहरों में सबसे अधिक ग्रामीण श्रमिक आकर बस गए हैं, क्योंकि छोटे शहरों के विपरीत यहाँ कई तरह के रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। इनमें से अधिकतर लोग या तो कम आमदनी वाले काम धंधे करते हैं अथवा शहरी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कम वेतन वाली अकुशल तथा अथवा अर्धकुशल नौकरियों में लगे हुए हैं, जो छोटी मोटी नौकरियों में लगे हुए हैं, जो गांव से शहरों में आके जो बस जाते हैं, उनके बारे में बात की गई है। गांवों से शहरों में आ जाने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण आर्थिक है, पैसे की कमी है, और गांवों से लोग
गांवों से लोग शहरों में बेहतर रोजगार पाने के लिए नहीं बल्कि रोजगार की तलाश में जाते हैं। गांवों से शहरों में पलायन के माध्यम से ग्रामीण गरीबी शहरों में पहुंचती है। ये शहरों में आ जाती है जो ग्रामीण गरीबी होती है। इन मलिन बस्तियों और अस्थायी ठिकानों पर बने आवासों में साफ तौर पर देखा जा सकता है जहां पर्यावरण प्रदूषित होता है, मकान घटिया किस्म के होते हैं और स्वास्थ्य तथा पोषण का स्तर बहुत कम होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे किस प्रकार इधर से उधर ये गरीबी बढ़ रही है। ग्रामीण गरीबों के शहरों में पलायन में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गांवों से आने वाले लोग अपनी भावी ठिकाने के बारे में फैसला करने के लिए ही नहीं बल्कि शहरी जीवन की कठिन परिस्थितियों के अनुरूप अपने को जल्दी और आसानी से ढालने के लिए भी नातेदारी, जाति और क्षेत्र के लोगों पर निर्भर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग शहर में, जैसे कोई रिश्तेदार शहर में रह रहा है तो मैं गांव से मैं भी कांटेक्ट करूँ कि मुझे भी आना है, तो उनकी इस तरह उनके पास आके कुछ दिन रहने लग जाएं, फिर अपना घर का इंतजाम खुद कर लेना। तो इस तरह मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। नातेदारी जाति और क्षेत्र के लोगों पर निर्भर होते हैं। वह स्वयंतः ही उन्हें मलिन बस्तियों और अस्थायी ठिकानों के आवासों में जा पहुंचते हैं जहां उन्हें रिश्तेदार, अपनी जाति बिरादरी के लोग, परिचित या मित्र आदि पहले से रह रहे होते हैं। ये लोग रोजगार दिलाने में सहयोग करते हैं और प्रारंभ में रुपए पैसे की मदद भी कर देते हैं। ऐसा कहा गया है कि शहरी गरीबों की स्वतः बसने वाली बस्तियां, जो खुद बसते हैं, बोरियों और झोपड़ियों का संग्रह मात्र नहीं है बल्कि गांवों से आए लोगों के समुदाय हैं। प्रत्येक बस्ती मूल संबंधों के ढांचे की नींव पर बसती है। जहाँ पे मेरे कास्ट के लोग होंगे तो मैं वहीं जाके नॉर्मली बसना, इस चीज़ों के बारे में बताया गया है इसमें। प्रत्येक बस्ती मूल संबंधों के ढांचे की नींव पर बसती है। ये संबंध भाषा के आधार पे भी हो सकता है, क्षेत्र के आधार पे भी हो सकता है, गांव के आधार पे भी हो सकता है कि मैं उसी गांव का हूँ, वो इंसान उस गांव का है तो मैं भी वहीं जाके बस जाऊँ। तो जाति या रिश्ते नातों के आधारित होते हैं। इससे गांवों से आए लोगों को महानगर के जटिल, मतलब मुश्किल और विविधतापूर्ण वातावरण को समझने और उनके अनुकूल स्वयं को ढालने में सुविधा होती है। कि मतलब बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ रहने से बहुत जल्दी पता चल जाता है कि यहाँ के शहरों के तौर तरीके कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा शहरों के गरीब समय समय पर अपने गांव जाते रहते हैं। जो शहरों के जो गरीब लोग होते हैं वो अपने समय समय पर अपने गांव जाते रहते हैं और वहां धन को भेजते रहते हैं, जिससे गांवों के साथ उनका संपर्क बना रहता है। वे फसल कटाई के समय तथा तीज त्योहारों, शादी ब्याह व मौत जैसे अवसरों पर भी अपने घर जाते हैं। कोई मर गया या कहीं शादी है गाँव में तब जाते हैं। बेरोजगारी हो जाने या कोई विपत्ति आने पर वे अपने गाँवों में उपलब्ध आय के परंपरागत और मामूली साधनों से ही काम चलाते हैं। उनमें से अधिकतर लोगों के संबंध गांवों से बने रहते हैं। तो नॉर्मली सबको इसमें लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। शहरों और कस्बों में पहुंचने के पश्चात ग्रामीण गरीब शहरी गरीबी की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार ग्रामीण गरीबी शहरों में आ जाती है। पिछले कुछ वर्षों में शहरों व कस्बों में बड़ी संख्या में स्थायी रूप से बसे गरीबों के कारण भी शहरी गरीबों की संख्या में स्वाभाविक वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो गांव के लोग हैं या कोई भी अन्य लोग, सिटी के लोग भी इधर से उधर जाना पसंद करते हैं। अगले अनुभाग में भारत में गरीबी की समस्या के प्रति सरकारी दृष्टिकोण और चिंता के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें अगले वीडियो में ये कोशिश करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, गरीबी की समस्या के बारे में हम पढ़ेंगे और सरकारी दृष्टिकोण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आपके पास होगा तो आप कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा और आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।